वेलकम स्टूडेंट। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर में हम लोग को एक पेपर पढ़ना है, पर्टिकुलर पेपर पढ़ना है। इसका नाम है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इन शॉर्ट आरसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और आपके सेमेस्टर में भी। इससे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहते हैं, आइदर वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव है। ठीक है, हम लोग डिटेल हम जानते हैं आरसीसी को, समझते हैं इलॉबरेट करके। इसके जितने भी यूनिट है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो कि आपके सिलेबस में होगा। कितना यूनिट पढ़ना है, कौन कौन सा उसमें कंटेंट है उस यूनिट के अंतर्गत, वो आप लोग सभी अपने पास रखें। ठीक है, सबसे पहला जो यूनिट है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, ये टर्म पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, वर्किंग स्ट्रेस क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है। इसको हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, उससे सब पहले हम लोग जानते हैं बेसिक बातों को कि आरसीसी कैसे ओरिजिन में आया, हम लोग कब यूज़ करने लगे, इससे पहले क्या यूज़ होता था, इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसके अदर देन इसके अलावे जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक है, उस सभी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम लोग जितना भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर में कंपोनेंट होता है। अगर बिल्डिंग का बात करें, जैसे बिल्डिंग में ये बिल्डिंग है इस तरह का, सपोज करिए एलिवेशन हम लोग देख रहे हैं, ये वर्टिकल मेंबर है, कॉलम जिसको बोल सकते हैं, इसमें अलग टाइप का लोड आता है। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, इसमें अलग टाइप का लोड आता है। छत हो सकता है, इस तरह से 3D व्यू देखें, स्लैब हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना होता है पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक कंपोनेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग आता है, उसका नेचर और उसका एक्शन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बहुत तरह का फोर्स होता है। जैसे कि हम लोग देखें किसी मेंबर में अगर इस तरह से लोड लग रहा है, ये मेंबर का लेंथ है, ये विड्थ है, ये थिकनेस है, अगर इस डायरेक्शन में ऐसे लोड लग रहा है तो ये मेंबर को जाएगा कंप्रेस करना, दबाना, दोनों ओर से कंप्रेसिव फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये मेंबर को कंप्रेस करना चाहेगा। इस तरह का, इस वजहों से जो इसमें स्ट्रेस डेवलप करेगा मेंबर में, वो किस तरह का स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यही अगर किसी मेंबर में इस तरह का लोडिंग लगता, ठीक है, इसको खींच रहा है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। और ये जो फोर्स है वो किस तरह का फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है या टेंशन फोर्स को बोल सकते हैं, सिंपली टेंशन बोल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से किसी मेंबर में हो सकता है, सपोज करिए कोई लिंटल है या फिर कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम आप लोग नाम सुने होंगे। अगर मॉस में हम लोग बहुत सारा टाइप्स ऑफ बीम को पढ़े हैं, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये सब जो बेसिक सब यूनिट था पिछले सेमेस्टर में आप लोग जो पढ़े होंगे मॉस में, वो बहुत यूज़ होने जा रहा है आरसीसी में। अगर वो आपका वीक है तो फिर से उसको आप रिवाइज करें, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे आरसीसी को समझने में, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे उसका यूज जैसे अभी होने जा रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है, इसमें ये ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है। अगर किसी भी मेंबर के एक्सियल डायरेक्शन के, इस तरह से एक्सियल ये डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लोडिंग लगे तो इस तरह की लोडिंग को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग है, ये ट्रांसवर्स लोडिंग है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। इस वजह से किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा, यहाँ पे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग है और सपोर्ट कंटिन्यूस नहीं है, सपोर्ट दो एंड पे है। इस तरह के बीम को क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये लोड क्या चाहेगा, ये लोड क्या चाहेगा, इस बीम को इस तरह से बेंड करना। ठीक है, बेंड करना और फाइनली कहीं ना कहीं क्रैक करना चाहेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हम लोग डायग्राम पढ़े हैं, सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, मिड ऑफ द स्पैन पे, WL²/8। इन सभी चीज़ों से भली भांति परिचित होंगे आप लोग पहले से। तो सबसे अधिक जो टेंडेंसी है सिंपली सपोर्टेड बीम में, वो बीच से टूटने का है। क्रैक कहीं करेगा, अगर बेंड करेगा तो वो बीच से करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे फाइबर जो इसमें इसका डेप्थ के अलोंग जो बहुत सारा इसमें नंबर ऑफ फाइबर्स है, तो ऊपर वाला फाइबर जो है इस तरह से दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और नीचे वाला फाइबर जो है इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, आप रबड़ को इस तरह से दबाएं, ठीक है, अपने हाथ में रबड़ लें, उसमें ट्रांसवर्स लोडिंग करें, तो ऊपर वाला फाइबर जो है वो दबेगा और नीचे वाला फाइबर जो है वो इलोंगेट होगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि एक ही समय में एक ही लोडिंग के वजह से दो तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, नीचे टेंसाइल स्ट्रेस, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए मेंबर एक ही मेंबर है और यहाँ पे दो तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होने लगे सेम टाइम में एक लोड के वजह से, तब हम लोग किस तरह के मेंबर को डिजाइन करें।
यहाँ पे देखिए एक तरह का यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ एक ही टाइप का स्ट्रेस अगर प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो उस स्ट्रेस को सहने के लिए पर्टिकुलर आप कोई मटेरियल आप वहाँ पे दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं जो उस तरह के स्ट्रेस को बियर करने में सक्षम हो, बहुत अच्छे से बियर। कंप्रेसिव के लिए जो भी मेंबर हो जो बहुत अच्छे से कंप्रेसिव स्ट्रेस को सह सकता है वहाँ पे वो मेंबर देंगे। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस थ्रू आउट द सेक्शन प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो टेंशन को सहने के लिए जो मेंबर सूटेबल होगा वो वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देखिए पूरे बिल्डिंग में बहुत तरह का मेंबर हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह का स्ट्रेस और फोर्स सभी मेंबर पे। बिल्डिंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ मैनी मेंबर्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मेंबर के कम्बिनेशन से बिल्डिंग बना होता है और अलग अलग मेंबर में अलग अलग टाइप का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है, आइदर वो कंप्रेसिव आइदर वो टेंसाइल। तो जिस तरह का स्ट्रेस उस तरह का मटेरियल। लेकिन क्या हो जब एक ही मेंबर में दोनों स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होने लगे, ठीक है, ऊपर के फाइबर पे कंप्रेसिव, नीचे के फाइबर पे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होने लगे, तब हम लोगों को सिर्फ एक तरह के मेंबर को प्रोवाइड करने से काम नहीं चल रहा था। कुछ ना कुछ अगर हम लोग प्रोवाइड कर भी रहे थे तो बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था, अनइकोनॉमिकल हो जा रहा था। तो हम लोग क्या उपाय करें जिस वजहों से जो दोनों स्ट्रेस को जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो एक समान रूप से कैरी कर जाए, बियर कर ले विदाउट बेंडिंग, विदाउट ब्रेकेज, ठीक है। तो यहीं से आरसीसी जो स्ट्रक्चर का खोज हुआ, यहीं से एक तरह से इजाद हुआ आरसीसी स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब आरसीसी को समझने से पहले यहाँ पे एक टर्म लिखे हैं पीसीसी। पीसीसी किसे बोलते हैं उसे समझते हैं, ठीक है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सिंपली प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, सपोज करिए कि वैसा मेंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, दोनों को मिला के एग्रीगेट हम लोग बोल रहे हैं, और सीमेंट के मिलने से, सैंड के मिलने से, और गिट्टी, ठीक है। फाइन एग्रीगेट को हम लोग सैंड बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट को गिट्टी बोलते हैं। सीमेंट और वाटर के साथ जब हम लोग कम्बिनेशन करते हैं तो जो एक मिक्सचर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट। अगर सिर्फ ये तीनों के मिलने से कंक्रीट बना है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब प्लेन सीमेंट कंक्रीट का काम क्या है, अगर किसी तरह का लोडिंग लग रहा है इस तरह से, आइदर वो एक्सियल हो या फिर ट्रांसवर्स लोडिंग हो और नीचे में कंटिन्यूस सपोर्ट हो इस तरह से। सपोज करिए आप किसी रोड का कोई क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो रोड के नीचे कंटिन्यूसली मिट्टी का सपोर्ट रहता है, इस तरह से नहीं कि दो पॉइंट पे सिर्फ सपोर्टेड है एंड पे, हर एक पॉइंट पे नीचे से अर्थ सपोर्ट कर रहा है, नीचे से कंटिन्यूस सपोर्ट अवेलेबल है, ऊपर से व्हीकल इस तरह से चल रहा है, कोई भी गाड़ी चल रहा है तो ऊपर से लोडिंग लग रहा है तो नीचे से भी कंटिन्यूस सपोर्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। इसी में अगर इस तरह से हम लोग लोड लगाते हैं, यहाँ पे भी कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो सिर्फ अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो तो पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, सफिशिएंट है उस स्ट्रेस को सहने के लिए, ठीक है। अब जिस तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा उसके हिसाब से हम लोग सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन मिलाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड है तो मजबूत वाला हम लोग कंक्रीट देते हैं, जिसको कि हम लोग आगे ग्रेडिंग ऑफ द कंक्रीट से समझेंगे। M10, M25, M20 ये सब क्या है, सीमेंट सैंड के अलग अलग प्रोपोर्शन से इसका स्ट्रेंथ वैरी करता है, ठीक है। ज़्यादा सीमेंट कम एग्रीगेट तो उसका स्ट्रेंथ अलग होगा, कम सीमेंट ज़्यादा एग्रीगेट तो उसका स्ट्रेंथ अलग होगा। तो सीमेंट अलग अलग, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के प्रोपोर्शन से इस पीसीसी का स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकता है, जिसको कि हम लोग ग्रेड ऑफ द कंक्रीट में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे सिंपली हम लोग पीसीसी और आरसीसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। थ्रू आउट द लेंथ, यहाँ पे जैसे थ्रू आउट द विड्थ, लेंथ ही कह लें इसको, थ्रू आउट द लेंथ अगर कंटिन्यूस सपोर्ट अवेलेबल था और ऊपर से भी लोडिंग लग रहा था तो सिर्फ और सिर्फ कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इस डायरेक्शन से भी लोड लग रहा है, इस डायरेक्शन से भी लोड अगर लगे तो सिर्फ और सिर्फ कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्रेसिव। तो सिर्फ अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो कंक्रीट इज सफिशिएंट टू बियर दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो उसके जगह पे दूसरा कोई मेंबर हम लोग लगा सकते हैं। स्टील बहुत अच्छा टेंशन को सहने का मेंबर है, ठीक है। स्टील कोई भी, जैसे कि स्टील का कोई बीम इस तरह से दे सकते हैं जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो, जैसे ट्रस में कोई एक मेंबर है, टाई मेंबर, इस तरह से आप लोगों ने ट्रस देखा होगा रेलवे स्टेशन पे। ये जो होता है ये टेंशन मेंबर है, टाई बीम इसको बोलते हैं। तो टाई बीम हम लोग स्टील का प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जितने भी लोडिंग के कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनली इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस,
तो वहाँ पे हम लोग स्टील का इस तरह से गर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टील का बीम प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि टेंशन को बहुत अच्छे से सह सकता है। ठीक है, तो क्या हो जब एक ही मेंबर में, ठीक है, एक ही मेंबर में हम एक चीज़ और, कंक्रीट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस को सह सकता है और बहुत कम अमाउंट, उसको नेग्लिजिबल ही माना जाए, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस को सह सकता है, बहुत कम अमाउंट। ठीक है, लेकिन स्टील जो है, यहाँ पे अगर स्टील है, स्टील कंप्रेशन को भी सह सकता है और टेंशन को भी सह सकता है, बहुत अच्छे से कंप्रेशन को भी सह सकता है और टेंशन को भी सह सकता है। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेंशन को सहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ये ट्रस है, ये ट्रस में बहुत सारा मेंबर है, प्रिंसिपल राफ्टर है, किंग पोस्ट है, टाई बीम है, तो अलग अलग मेंबर में अलग अलग टाइप का फोर्स जनरेट होता है, जैसे इसमें टेंसाइल फोर्स, इसमें कंप्रेसिव फोर्स, इसमें अगेन कंप्रेसिव फोर्स, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग पूरा का पूरा मेंबर स्टील का दे सकते हैं क्योंकि स्टील जो है वो कंप्रेसिव को भी अच्छे से सह सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी और टेंसाइल स्ट्रेस को भी। लेकिन सेम टाइम में क्या होता है, अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग स्टील का प्रोवाइड करेंगे, स्टील जो है कंक्रीट के बनिस्पत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा प्राइस का वेरिएशन है, इसलिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, अगर सरकारी कोई प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे हम लोग स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आम बिल्डिंग बन रहा है, जैसे हमारा आपका कोई बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे हर एक मेंबर स्टील का प्रोवाइड करे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्च लग जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे कोई भी स्ट्रक्चर जो बन रहा है आज की डेट में, वहाँ पे इकोनॉमी, चीप एंड बेस्ट हम लोग खोजते हैं किसी भी चीज़ को। इकोनॉमी बहुत प्रायोरिटी रहता है कि कम दामों में अच्छा चीज़ मिल जाए और जो सर्वाइव करे पूरा लॉन्ग लाइफ, जब तक लाइफ है हम लोग का तब तक सर्वाइव करे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा मेंबर खोजना था जो इस सब चीज़ों को रिप्लेस करे और बहुत इकोनॉमिकली सभी बातों को कंसिडर करते हुए हर एक तरह का जितना भी यहाँ पे बात आ रहा है, जैसे एक ही टाइम पे इस मेंबर को देखें, एक ही टाइम पे कंप्रेसिव स्ट्रेस भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो सभी चीज़ों को बियर करते हुए सेफली हम लोग लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आता है कि एक ही मेंबर में दो तरह की चीज़ों को हम लोग को प्रोवाइड करना था, दो तरह के अलग अलग मटेरियल को प्रोवाइड करना था। ठीक है, जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है वहाँ पे कंप्रेसिव वाला मेंबर, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है वहाँ पे टेंसाइल वाला मेंबर। तो आप लोग इस फिगर में पर्टिकुलरली देख रहे होंगे कि ऊपर के साइड जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है और नीचे के साइड जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है वहाँ पे स्टील का छोटा छोटा सरिया वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं नीचे के साइड, क्योंकि टेंशन कहाँ प्रोड्यूस्ड हो रहा है, नीचे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में ट्रांसवर्स लोडिंग लग रहा है, तब अलग अलग तरह के बीम में टेंशन का जो वेरिएशन है वो अलग अलग फाइबर पे हो सकता है। ठीक है, जैसे कैंटिलीवर बीम है, वहाँ पे टेंशन ऊपर रहता है, कंप्रेशन, उसको समझेंगे हम लोग। अभी पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम्पल पे फोकस करिए कि इस एग्जाम्पल में ऊपर के फाइबर में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे के फाइबर में सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो कंप्रेशन को सहने के लिए कंक्रीट हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं और टेंशन को सहने के लिए स्टील हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे जैसे ऊपर के फाइबर से नीचे आते जाएंगे, जैसे इसका हम लोग डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस का वेरिएशन देखें, जैसे ये डेप्थ के लॉन्ग स्ट्रेस, ऊपर के फाइबर में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस का वेरिएशन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो कन्वर्ट होने लगेगा धीरे धीरे टेंसाइल स्ट्रेस में, और नीचे के फाइबर पे सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस, ऊपर के फाइबर पे सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इस पॉइंट को जैसे कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा, तो थ्रू आउट द, इस तरह से सभी मिड पॉइंट को अगर थ्रू आउट द लेंथ सभी जगह पे इस तरह का पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट को अगर इमेजिनरी इस तरह से मिला देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, ना ही कंप्रेसिव ना ही टेंसाइल। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सिस है जिसपे किसी भी तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं हो रहा। उससे जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं टेंशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और सबसे नीचे वाले फाइबर पे सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के मेंबर में जहाँ पे सेम एक ही टाइम पे दोनों तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग कंपोजिट मटेरियल का यूज़ करते हैं। कंपोजिट मटेरियल मतलब
मतलब दो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी का मटेरियल को एक साथ अगर यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी अलग है, बिहेवियर अलग है, ठीक है, स्ट्रेस को सहने का जो क्षमता है वो अलग अलग है, उसको एक साथ कंबाइंडली हम लोग होमोजीनियस इस तरह से कास्ट कर रहे हैं, तो वो मेंबर क्या कहलाता है? कंपोजिट मेंबर कहलाता है। आरसीसी जो है एक कंपोजिट मेंबर है जहाँ पे कंक्रीट और स्टील को एक साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को सहने के लिए? स्टील के जगह पे कोई और भी तो मेंबर हो सकता है जो कि टेंशन को बहुत अच्छे से सह सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज है, और सभी डिसएडवांटेज को कंसीडर करते हुए सबसे बेस्ट सूटेड जो मटेरियल पाया गया जो कि टेंशन को बहुत अच्छे से सह सकता है, वो कौन है? स्टील रेनफोर्समेंट। मतलब स्टील का सरिया, छोटा छोटा सरिया, अलग अलग डायमीटर का सरिया, वो डिज़ाइन करके आता है कि कितना डायमीटर का कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट लगेगा, वो डिज़ाइन हम लोग करेंगे, सीखेंगे जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और भी इस बात को और भी इलॉबरेट करके सीखेंगे कि स्टील की जगह पे और कोई मेंबर क्यों नहीं यूज़ किया गया, ठीक है। और बातों को हम लोग यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले समझ गए पीसीसी और आरसीसी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। आरसीसी एक कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है, और पीसीसी एक ही टाइप का मटेरियल जिसमें हम लोग कंक्रीट का सिर्फ यूज़ करते हैं, लेकिन आरसीसी में कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं वो आगे हम लोग और भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो कुछ इंट्रोडक्शन है आरसीसी के बारे में, उसको पढ़ते हैं। और हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो नीलम शर्मा का बुक फॉलो करेंगे। बहुत सारा बुक और भी है, लेकिन सबसे बेस्ट सूटेड जो है डिप्लोमा के लिए वो नीलम शर्मा का बुक है। आप लोग और रामामृतम का बुक फॉलो कर सकते हैं, एच.जे. शाह का बुक फॉलो कर सकते हैं, ए.के. जैन का बुक फॉलो कर सकते हैं, सायन कार्बे का बुक फॉलो कर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा बुक है, लेकिन सबसे बेस्ट सूटेड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है वो है नीलम शर्मा। जितना भी नोट्स और न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में, वो नीलम शर्मा से ही होगा, ठीक है। आप लोग अपना डाउट किसी भी बुक से पूछ सकते हैं। आप लोग कोई और बुक फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन वहाँ से भी लेके आइए। जितने अलग अलग तरह का क्वेश्चन रहेगा उतना ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट भी आ सकता है खिल के, ठीक है। तो आप लोग डिस्कस करिए, किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर वो नीलम शर्मा से बहुत सारा थ्योरी मैच करेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन वाला थ्योरी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब निग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट में, ठीक है। टू इम्प्रूव इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सम सॉर्ट ऑफ रेनफोर्समेंट is needed which can take up the tensile stress develop in the structure, ठीक है। इस कमी को पूरा करने के लिए, जो पीसीसी में जो कमी था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें ना के बराबर सहने का क्षमता होता है, हम लोगों को किसी एक रेनफोर्समेंट, किसी तरह का एक ऐसा मटेरियल को प्रोवाइड करने का ज़रूरत था पीसीसी के साथ जो कि टेंसाइल स्ट्रेस को सह सके और इसमें जो कमी है उसको ख़त्म कर सके। इसमें कमी कब आया? जब हम लोग पीसीसी वाले मेंबर को ऐसे जगह पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जहाँ पे कि बेंडिंग एक्शन हो, ठीक है। बेंडिंग एक्शन होता है तभी दो तरह का स्ट्रेस एक साथ प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोडिंग लगेगा और दोनों तरफ से सपोर्ट अवेलेबल है, तब बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होता है? जब एक्शन और रिएक्शन में इसेंट्रिसिटी हो, ठीक है। एक्शन कहीं और लग रहा है, रिएक्शन कहीं और लग रहा है, तब वो मोमेंट प्रोड्यूस करना चाहता है, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करना चाहता है, फाइनली मेंबर को बेंड करना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तब दो तरह का स्ट्रेस एक साथ प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट माइंड में आप लोग बैठा लीजिए कि जब भी इसेंट्रिक लोडिंग लगेगा, ठीक है, जब कंटिन्यूस सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग इस तरह से लग रहा है, तब बेंडिंग एक्शन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और जब बेंडिंग एक्शन प्रोड्यूस्ड होगा तब दो तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा एक साथ, जिसको हम लोग बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, लेकिन ये बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं है, ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा ये बेंडिंग कंप्रेसिव, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ये स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, इस तरह से इसको समझेंगे, ठीक है। सिंपली ये डायरेक्ट कंप्रेसिव नहीं है, डायरेक्ट टेंसाइल नहीं है, बेंडिंग कंप्रेसिव और बेंडिंग टेंसाइल है, ठीक है। अब जो पीसीसी वाले मेंबर को अगर हम लोग इस तरह से
प्लेस करते हैं जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तब वहाँ पे ये मेंबर बहुत वीक है, मतलब टूट जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस को नहीं सह पाएगा और इस तरह से क्रैक कर जाएगा। ठीक है, आप सिंपली सोचिए कि कोई एक ऐसा स्लैब है जिसमें कि सरिया नहीं अंदर डाला गया है, उसको आप यहाँ पे इस जगहों पे सिंपली सपोर्ट, जहाँ पे 2 सपोर्ट है वहाँ पे प्रोवाइड सिर्फ रख दीजिए और उस पर चढ़िए आप, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। ठीक है, अगर उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है तो रीज़न क्या था, क्योंकि कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस को सहने की क्षमता ना के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उसके डिफिशिएंसी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग को ऐसा मेंबर चाहिए था जो कि उसके कमी को दूर करे, रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, रेनफोर्समेंट इज नीडेड विच कैन टेक अप द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, डेवलप इन द स्ट्रक्चर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टील विच आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। अब सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो रेनफोर्समेंट, कोई ऐसा मेंबर जो उसके कमी को दूर करे, उसी को बोलते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट डजंट मीन दैट स्टील, रेनफोर्समेंट मतलब क्या, पहले वाला मेंबर के कमी को दूर करने वाला कोई मेंबर, उसको हम लोग रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट की जगह पे स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट स्टील या रेनफोर्स्ड स्टील। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टील विच आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। ठीक है, स्टील हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए थोड़ा पहले आते हैं, स्टील की जगह पे बहुत पुराने ज़माने से आरसीसी मेंबर यूज़ होता आ रहा है, जो कि लोगों को जानकारी में नहीं था कि हम लोग आरसीसी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी के घरों को ही देख लें, मिट्टी के घरों में हम लोग जो दीवार बनाते हैं मिट्टी का, ठीक है, सिंपल आप क्ले को पानी के साथ मिक्स करिए, मोल्ड करिए, और उससे अगर दीवार कोई बनाएगा, कोई भी फार्मर कोई अपना घर बनाएगा सपोज करिए, तो उसमें कुछ दिनों के बाद जब धूप पड़ेगा या फिर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो क्रैक आ जाता है। वो जब सूखेगा तो क्रैक आ जाता है, जगह जगह पे दरार आ जाता है। इस तरह से अगर कोई मिट्टी का दीवार है और इस पर झोपड़ी इस तरह से बनाया गया है तो जगह जगह पे इस तरह से क्रैक आ जाता है मिट्टी का। ठीक है, क्रैक आ जाता है। तो इस क्रैक से बचने के लिए किसान क्या किए, जैसे जैसे डेवलप हुआ, ठीक है, उनका सोच विकसित हुआ इन कमियों को देखने के बाद, तो उस मिट्टी में भूसा मिलाने लगे। भूसा कहने का मतलब जो एक तरह से डस्ट होता है, अगर धान की खेती करते हैं तो धान के पौधे जब सूख जाते हैं तो उसको काटने के बाद जो छोटा छोटा भूसा बनता है उसको हम लोग इस तरह से मिलाते हैं मिट्टी में। ठीक है, तब उसके बाद जो हम लोग मिट्टी को प्लेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत हद तक उस क्रैक से बचा जा सकता है, क्योंकि जो आप भूसा का जो फाइबर है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस को नहीं सह सकता है, वो आराम से आप दाबिए तो वो मुड़ जाएगा। लेकिन अगर उसको खींचिए तो उसमें थोड़ा बहुत टेंसाइल स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा भी तो नहीं, स्टील के से तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत टेंसाइल स्ट्रेस होता है कि आप खींचिए तो आपको अच्छा खासा ताकत लगाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। कहने का मतलब क्या, उस छोटे से फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, जब भी मिट्टी, सिंपल मिट्टी, क्ले एक दूसरे से अलग होना चाहेगा, क्रैक क्यों आ रहा था, जब मिट्टी, छोटा छोटा मिट्टी टेम्परेचर के वेरिएशन से एक दूसरे से अलग होना चाह रहा है, सिकुड़ना चाह रहा है, तो सिकुड़ने के क्रम में कॉम्पैक्ट हो रहा है और क्रैक बीच में डेवलप कर रहा है। ठीक है, जब वो कॉम्पैक्ट होना चाहेगा, अगर उसके बीच में इस तरह से जो साव का डस्ट है, इस तरह से जो भूसा का ये पार्ट है, अगर एम्बेडेड रहेगा अंदर में, बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा, तो वो क्रैक को, मतलब ये सिकुड़ना जो चाह रहा है उसको रोकेगा। वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा उस फाइबर में, और उस टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से एक दूसरे से दूर जाने से वो रोकेगा और फाइनली वो क्रैक डेवलप नहीं करेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, पुराने ज़माने में भी रेनफोर्समेंट यूज़ होता था। ठीक है, भूसा के तौर पे हम लोग मिट्टी के घरों में भी रेनफोर्समेंट यूज़ करते थे। ये छोटा सा एग्जांपल है, अब बृहद पैमाने पे यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब देखिए मिट्टी के घरों में भी जैसे कि ऊपर छत कोई ढाल रहा है, इस तरह से नीचे में जो बांस का छोटा छोटा स्टिक होता है बांस का, उसको भी प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, और तब मिट्टी का इस तरह से हम लोग लेप लगाते हैं, इंक्लाइंड ही रहे वो, जो छत है इसका इंक्लाइंड ही रहे। बांस का इस तरह से हम लोग छोटा छोटा स्टिक प्रोवाइड कर दिए, तब उसके ऊपर हम लोग किसी तरह का लेयर दे रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा टेंसाइल मेंबर है। बैम्बो स्टिक भी बहुत अच्छा टेंसाइल मेंबर है। कंक्रीट के साथ हम लोग इस तरह से कंक्रीट अगर दे रहे हैं, बहुत कम पैसा है आपके पास, तो यहाँ पे बैम्बू स्टिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
वो भी छड़ के जैसा ही काम करेगा। बैम्बू स्टिक को आप दाबिए तो वो मुड़ जाएगा, बकल कर जाएगा, लेकिन अगर उसको आप खींचिए तो अच्छा खासा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस रहता है, यानी कि उसको खींचने पे टेंसाइल स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो अच्छे से बियर कर ले रहा है बिना टूटे। ठीक है, तो यहाँ पे भी नीचे के साइड ये जैसे ये बीम है तो कंक्रीट आप ऊपर साइड प्रोवाइड किए और नीचे के साइड जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, अब कहाँ पे प्रोवाइड करना है इसको हम लोग जब एनालिसिस करेंगे, डिज़ाइन करेंगे तो समझेंगे। अभी रफली समझिए बातों को कि नीचे के साइड टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो नीचे के साइड हम लोग बैम्बू का स्टिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बैम्बू का स्टिक भी प्रोवाइड कर, तब लोड लगेगा तो ऊपर वाला जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन को सहेगा और नीचे में जो टेंशन आ रहा है उसको कौन सहेगा, बैम्बू स्टिक। ठीक है, तो बैम्बू स्टिक भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्टील रेनफोर्समेंट एरिया, लेकिन बैम्बू स्टिक का कुछ लिमिटेशन है, कुछ ड्रॉबैक है। क्या क्या ड्रॉबैक है कि यूनिफॉर्म पहले तो साइज का आपको नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारा बैम्बू स्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं, सब 10-10 mm का मिल जाए, पॉसिबल है क्या? सब एकदम स्ट्रेट मिल जाए, बिना टेढ़ा, थोड़ा सा भी बेंड नहीं, एकदम स्ट्रेट, थोड़ा सा भी नॉट नहीं उसमें रहे, एकदम सिंगल पीस का मिल जाए, कहीं भी गांठ नहीं बना हुआ रहे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। उसके बाद कंक्रीट और स्टील के बीच में जो पकड़ है वो बहुत अच्छा होता है। स्टील और कंक्रीट के बीच में ये कोई खींच नहीं सकता इस तरह से। ठीक है, लेकिन बैम्बू स्टिक और कंक्रीट के बीच में जो पकड़ होगा, जो बॉन्ड होगा वो बहुत वीक होगा, कोई भी इजीली ऐसे करके खींच सकता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड बहुत मायने रखता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस, दोनों एक भाई जैसा बिहेव करे, दोनों अलग अलग मेंबर है, कंक्रीट और स्टील अलग अलग मेंबर है, लेकिन जब प्लेस करेंगे किसी एक लोड को सहने के लिए तो दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों अगर सेपरेटली बिहेव करेगा, ये अलग बिहेव करेगा, ये अलग बिहेव करेगा, तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, स्ट्रेस को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक लोड को बहुत अच्छे से मेंबर, ये होमोजीनियस मेंबर सह ले, तो ये ज़रूरी है दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो, दोनों में जो आपस में तालमेल है वो इसका साथ नहीं छोड़े और ये इसका रेनफोर्समेंट कंक्रीट का साथ ना छोड़े और कंक्रीट रेनफोर्समेंट का साथ ना छोड़े। अगर इलोंगेट हो तो साथ साथ, और अगर दबे कंप्रेस हो तो साथ साथ। ऐसा नहीं कि इसमें से रेनफोर्समेंट बाहर निकल गया, ये इलोंगेट अलग डायरेक्शन में हो रहा है और ये दब रहा है, इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेस के ट्रांसफरेशन के लिए दोनों मेंबर का होमोजीनियस होना, मतलब एक जैसा बिहेव करना, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, और किसका ड्रॉबैक है? जो वुडन स्टिक हम लोग बैम्बू स्टिक प्रोवाइड कर रहे थे एज अ रेनफोर्समेंट मेंबर, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट और स्टील का वो एक बराबर है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या? अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो कोई भी मेंबर थोड़ा बहुत इलोंगेट करता है, अगर बहुत ठंडे जगह पे इसको प्लेस कर रहे हैं तो सिकुड़ता है। तो अलग अलग मेंबर का अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको पढ़े होंगे अल्फा टी। ठीक है, ये पढ़े होंगे मॉस में, स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, इन सभी चीज़ों को पढ़े होंगे। तो अल्फा टी यहाँ पे जो था, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये बहुत डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल, जैसे कोई स्टील है उसको 50 डिग्री पे रखते हैं या 60 डिग्री पे रखते हैं तो वो इलोंगेट होगा अलग अमाउंट से। कोई वुड है वो इलोंगेट होगा अलग अमाउंट से, मतलब टेम्परेचर बहुत ऐसा जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत मेंबर फैलेगा। ठीक है, तो फैलने का जो ये अमाउंट है वो अलग अलग मेंबर का अलग अलग हो सकता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? उस मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन आता है और थोड़ा बहुत अमाउंट का ये बढ़ना चाहेगा या सिकुड़ना चाहेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों मेंबर, अलग अलग मेंबर एक साथ फैले या फिर सिकुड़े। ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों अल्फा का वैल्यू, मतलब स्टील के अल्फा का वैल्यू और कंक्रीट के अल्फा का वैल्यू अगर सेम हो। ठीक है, तो कंक्रीट और स्टील में देखा गया, इसलिए हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं इसके साथ एज अ कंपोजिट मटेरियल, क्योंकि दोनों का अल्फा का वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन वुडन स्टिक का और कंक्रीट का अल्फा का वैल्यू बहुत अंतर है, यानी दोनों अगर फैलेगा और सिकुड़ेगा तो अलग अलग अमाउंट से सिकुड़ेगा या फैलेगा, इससे इस दोनों के बीच सेपरेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारा पॉइंट्स है, ड्रॉबैक है कि जिसके वजहों से हम लोग स्टील को ही सबसे सूटेबल मेंबर माने एज अ रेनफोर्समेंट मेंबर। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा गया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट
इज इन द फॉर्म ऑफ स्टील विच आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। अब आपको हर एक बातों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। द रेनफोर्सिंग स्टील इज प्लेस्ड इन द फॉर्म एंड फ्रेश कंक्रीट इज पावर्ड अराउंड इट। मतलब क्या, इसको हम लोग कैसे कास्ट करते हैं, आप लोग भी बहुत जगह मिस्त्री को देखे होंगे घर बनाते हुए, तो कैसे दोनों कंपोजिट मिनरल को हम लोग प्लेस करते हैं, कास्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाल बनाया जाता है रेनफोर्समेंट का, फॉर्म एक तरह से ढांचा का बात हो रहा है यहाँ पे, ये फॉर्म एक तरह ढांचा बनाया जाता है रेनफोर्समेंट का। और फ्रेश कंक्रीट, ऐसा नहीं कि पहले से मिलाया हुआ कंक्रीट, बहुत दिन का कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट उसमें एकदम पानी मिलाया गया हो, आधा घंटे के अंदर उसको प्लेस करें, इसलिए फ्रेश कंक्रीट का बात हो रहा है। फ्रेश कंक्रीट को पावर्ड करते हैं, मतलब मिलाते हैं, उसमें प्लेस करते हैं ढांचे में, ठीक है। हम लोग पहले सेंटरिंग एंड शटरिंग करते हैं, तख्ता से प्लाईवुड से हम लोग एक ढांचा बनाते हैं, उस ढांचा में रेनफोर्समेंट को प्लेस करते हैं, कुछ कुछ गैप देके, कितना गैप देना है ये भी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कितना गैप पे प्रोवाइड करना चाहिए, कितनी दूरी पर रेनफोर्समेंट और कहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए। उस ढांचा को पहले तैयार करते हैं, जो मिस्त्री होता है, मैसन होता है, स्किल्ड लेबर होता है, उसको बांधता है, बुनता है रेनफोर्समेंट के जाले को, उसका प्लेस करता है उस फर्म में, सेंटरिंग सेटिंग यहाँ पे किए हैं, उसके बाद उसके ऊपर से कंक्रीट को पावर किया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सॉलिडिफाई होने दिया जाता है, उसको मतलब जमने दिया जाता है, क्यूरिंग किया जाता है। जैसे हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे सब बातों को, ये कॉम्पैक्शन करके हम लोग क्यूरिंग करते हैं, कितने दिन तक क्यूरिंग करते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए और उसका फुल स्ट्रेंथ हम लोग को अचीव हो जाए, ठीक है। सॉलिडिफाई होने के बाद जैसे नॉर्मल 28 दिन तक हम लोग छोड़ते हैं, क्यूरिंग करते हैं, 28 दिन के बाद वो कंप्लीट एक हार्ड मास तैयार हो जाता है, ठीक है। तो दिस सॉलिडिफाई कंपोजिट मास इज कॉल्ड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और ये जो सॉलिडिफाई कंक्रीट मास फाइनली बन के आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। दस आरसीसी इज कंपोजिट मटेरियल। अब इसलिए हम लोग शुरू में सभी बातों को डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पढ़ते जाएंगे, आपको इजिली समझ में आता जाएगा। आरसीसी क्या है, एक कंपोजिट मटेरियल है विच इज मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है। अब आरसीसी जब भी बात करेंगे समझिएगा क्या, कंक्रीट और स्टील। अब स्टील क्यों यूज किए, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हो चुका है। तो कंक्रीट एंड स्टील, कंक्रीट एंड स्टील, यही दोनों मिलकर क्या बना, आरसीसी, क्लियर। स्टील रेनफोर्समेंट। द यूज ऑफ रेनफोर्समेंट इज इन कंक्रीट not only to increase its strength but also help in preventing the temperature and shrinkage stresses, ठीक है। अब देखिए रेनफोर्समेंट का सिर्फ यूज जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस को ही सहने मात्र तक नहीं है, सिर्फ कंक्रीट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे पीसीसी में आप रोड में देखते होंगे जगह जगह पे इस तरह से क्रैक आ जाता है, ठीक है, रोड इस तरह से दरार आ जाता है, फट जाता है, ठीक है, क्रैक आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि जमने के बाद या फिर टेम्परेचर वेरिएशन होने के बाद कोई भी चीज़ कॉम्पैक्ट होना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो जैसे कि अभी डिस्कस किए कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो फैलना चाहेगा, कम टेम्परेचर होगा तो वो सिकुड़ना चाहेगा। तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से मटेरियल में इटसेल्फ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा तो वो सिकुड़ना चाहेगा और जो होमोजीनियस मिक्सचर था वो सेपरेट होके टूट जाएगा। ये इधर सेपरेट हो रहा है, ये इधर सेपरेट हो रहा है, तो बीच में गैप आ गया, क्रैक आ जाता है, ठीक है। इसको श्रिंकेज क्रैक हम लोग बोलते हैं। अगर बीच में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो इस तरह से, ठीक है, जो कि रोड में थोड़े थोड़े दूरी पे श्रिंकेज क्रैक को रोकने के लिए रेनफोर्समेंट भी, पीसीसी रोड में भी रेनफोर्समेंट आप कहीं देखे होंगे, रोड का ढलाई हो रहा है उसमें भी छड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस किए कि रोड यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट है, अगर सॉइल है, नीचे मिट्टी है, पीसीसी का ढलाई हो रहा है तो रेनफोर्समेंट का जरूरी नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कहीं पे आप देखे होंगे ज़रूर कि रोड में भी छड़ दिया जा रहा है। क्यों छड़ दिया जा रहा है, उसका बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है, इस श्रिंकेज क्रैक को रोकने के लिए कुछ कुछ दूरी पर अगर हम लोग इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, फिर ढलाई करते हैं कुछ मीटर तक, फिर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, फिर ढलाई की। ये रेनफोर्समेंट थ्रू आउट द लेंथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा, कुछ कुछ लेंथ का टुकड़ा हम लोग बीच में इस तरह से प्रोवाइड कर दिए। तो ये श्रिंक अगर करना चाहेगा तो श्रिंकेज क्रैक को क्या करेगा, वो रेनफोर्समेंट रोकेगा, ठीक है। और डॉवेल बार के तौर पे भी यूज़ करते हैं रेनफोर्समेंट को पीसीसी रोड में। अब डॉवेल बार क्या, ये आप हाईवे इंजीनियरिंग में सीखेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप सीखेंगे डॉवेल बार क्या है, ठीक है। अभी सिंपली समझिए, इस पीसीसी में श्रिंकेज क्रैक को या फिर टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से जो क्रैक आता है, स्ट्रेस डेवलप करता है, उस स्ट्रेस को कम करता है और श्रिंकेज क्रैक को
रोकता है। ये भी काम है रेनफोर्समेंट का, सिर्फ और सिर्फ टेंशन को सहना ही एक काम नहीं है। ठीक है, ये बात हम लोग यहाँ पे सीखे। ठीक है, और कुछ बात है, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। द कंपोजिट एक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इन आरसीसी सेक्शन इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए, दोनों का कंपोजिट बिहेवियर बहुत अच्छा हो, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि आप रेनफोर्समेंट दे दिए तो आपका काम ख़त्म हो गया। अब दोनों एक जैसा भाई भाई जैसा बिहेव करेगा ही, ये किन बातों पर डिपेंडेंट है वो बात यहाँ पे डिस्कस किया गया है। द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा हो। ठीक है, आप बॉन्ड अच्छा होने के लिए आप क्या किए, किस तरह का रेनफोर्समेंट, अगर बहुत स्लिपरी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए हैं, ये बहुत चिकना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो बॉन्ड अच्छा नहीं होगा। इसमें रिब है बना हुआ, इस तरह से चारों तरफ घाट इस तरह से बना हुआ, आप रेनफोर्समेंट देखेंगे कि इस तरह से थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता होगा, स्पाइरल जाता होगा। ठीक है, रिब उसको बोला जाता है। अगर वो प्रोवाइड किए हैं तो कंक्रीट के साथ वो अच्छा ग्रिप बनाएगा। अगर प्लेन स्टील है, कहीं पे भी इस तरह से उभार नहीं है, ठीक है, तो उसमें बॉन्डिंग बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बहुत बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बॉन्ड, तो बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, अगर ये अच्छा होगा तभी दोनों का एक जैसा बिहेवियर कंपोजिट एक्शन के तौर पे हो पाएगा, कंपोजिट मटेरियल के तौर पे हो पाएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ स्टील बार्स एम्बेडेड इन द कंक्रीट। अब देखिए, स्टील नीचे लगाया गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ट्रांसवर्स लोडिंग है, स्टील नीचे लगाया गया जैसे कि अभी डिस्कस किए। अगर नीचे आप कवर नहीं दिए हैं, सपोज करिए कि इस लेवल पे यहाँ पे स्टील लगाए हैं, नीचे अगर ये कवर नहीं है कंक्रीट का, अगर ये फ्रीली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, वातावरण में ये दिख रहा है, तो उसमें कोरोजन लगेगा। स्टील का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि वो उसमें जंग लगता है। अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, खुले वातावरण के कांटेक्ट में है, तो उसमें कोरोजन लगता है, जंग लगता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे रिड्यूस्ड होता है और फाइनली वो क्रैक कर जाता है। पूरा का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को कवर प्रोवाइड करना चाहिए। नीचे भी कंक्रीट हम लोग देते हैं। नीचे कंक्रीट देने का रीजन क्या है, नीचे तो जो कंक्रीट है वो टेंसाइल स्ट्रेस को सहेगा नहीं, क्योंकि कंक्रीट में नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है। तो भी हम लोग नीचे कंक्रीट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, रीजन ये है कि इसको ढके हुए रखें। किसको ढके हुए रखें, रेनफोर्समेंट जो दे रहे हैं उसको चारों तरफ से ढके हुए रखें और फ्री एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आए। इसलिए हम लोग नीचे भी थोड़ा सा 50 mm 40 mm बीम में अलग रहता है, स्लैब में अलग रहता है, वर्टिकल रिटेनिंग वाल में अलग रहता है। तो अलग अलग मेंबर में अलग अलग अमाउंट का हम लोग कवर प्रोवाइड, ये ऑब्जेक्टिव है, कवर कितना प्रोवाइड करना चाहिए बीम में, स्लैब में, इस सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो कवर प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट हो गया। उसके बाद प्रैक्टिकली इक्वल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बोथ कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है, अब इस बातों को भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि स्टील प्रोवाइड करते हैं क्यों, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम होता है। ठीक है, और ऐसा अगर स्टील हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब स्टील में कुछ हम लोग एडमिक्सचर ऐसा मिला दिए हैं जिसके वजह से अगर थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम नहीं रहा कंक्रीट का, तब एक जैसा वो बिहेव जो है कंपोजिट बिहेवियर वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप स्टील जब भी मिलाएं तो उसमें जो भी एडिशनल एडमिक्सचर मिलाएं तो ये ध्यान में रखें उसका कंपोजिशन ऐसा चेंज ना हो कि ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का चेंज कर जाए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट। ठीक है, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टील को प्रोवाइड करते हैं ताकि कंपोजिट बिहेवियर हो सके।